बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 17 होगा। लास्ट लेक्चर में 7.2 हमने स्टार्ट की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके हमने। वो क्वेश्चंस रिलेटेड थे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल से। क्वेश्चन 3, 11 और 12 एक रो में एक जैसे थे, वो हमने कर लिए थे। अब हम बात करेंगे जो बाकी क्वेश्चन 4 से 10 रह गए उनकी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपके सामने बुक होगी, आप पढ़ लें, तो मैं इतनी देर में यहाँ लिख लेता हूँ ताकि फिर इसको हम सॉल्व कर सकें। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं भी है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड अल्फ़ा। गिवन ये है कि ये एक मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर की, अल्फ़ा आई और अल्फ़ा प्लस 1 जे और 2 के। ये मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है और आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आप हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करें, आयत, जेथ और केथ, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो आयत कंपोनेंट का स्क्वायर, जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर और केथ कंपोनेंट का स्क्वायर। इधर क्या आपके पास 3। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर भी साथ ही कर लें। तो मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहाँ 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 9 आ गया। 9 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो 5 माइनस 9 जो है ये आ जाएगा -4। फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2। एक शॉर्टकट हम अक्सर पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, जो लोग आप में से पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, कि अगर तीनों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट 0 हो जाएं तो फिर उसका एक रूट 1 और एक c/a होता है। तो आप देख सकते हैं a भी 1, b भी 1 और c-2 है। विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो एक रूट इसका 1 होगा और एक -2 हो जाएगा। पहले से हमें ये बात पता लग जाती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर भी सॉल्व करें फैक्टराइज करके तो ये बनेगा। मिडिल टर्म ब्रेक करके करते हैं, अल्फ़ा कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस 2, -1 कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस 2। तो ये अब फर्दर मोर इसको मज़ीद अगर फैक्टर बना कॉमन लेके लिखें तो ये चीज़ बनती है हमारे पास। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। यहाँ से अल्फ़ा -2 आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा 1 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़। ये क्वेश्चन आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। MCQs में आएगा तो सिर्फ यहाँ तक पहुँच के आप फ़ौरन कह सकते हैं, यानी सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा। यहाँ पहुँच के हम कहेंगे तीनों का सम अगर 0 हो रहा है तो एक रूट 1 होता है हमेशा और एक c डिवाइडेड बाई a, -2/1 -2। तो अगले स्टेप हमारे बच जाएंगे और हम हार्डली 10-15 सेकेंड में इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें कुछ सिमिलर भी होंगे। मैं अगर आपको मार्क करवा दूं तो मैं एक लिखता हूं और बाकी फिर मार्क करूंगा कौन कौन से उसके साथ मैच करते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था और ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 7.1 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। v की डायरेक्शन में आपने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो वो डेफिनेटली v का ही यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हम v कैप से डिनोट करेंगे। तो आंसर होगा v क्या है, v डिवाइड बाई v मैग्नीट्यूड। ये खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आसान सा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। इसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए ABC और हमें इन तीनों की बनानी है कंपोजिशन। इन तीनों का लीनियर कम्बिनेशन बनाना है 3a - 2b + 4c के साथ। और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो तीनों का लीनियर कम्बिनेशन होगा ये भी डेफिनेटली, चूँकि वेक्टर्स का सम और डिफरेंस फिर वेक्टर बनता है, तो ये एक वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर के पैरेलल आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पढ़ लेते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इसके पैरेलल जो होगा वो इसी का ही यूनिट वेक्टर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा। यहाँ a पुट करना है, यहाँ b और यहाँ c आपके पास अवेलेबल है। मल्टीप्लाई करके ऐड स्प्लिट करके जो रिज़ल्ट आएगा वो एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा।
उस वेक्टर के पैरेलल जो यूनिट होगा वो फाइंड करने के लिए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, जिस तरह ये किया था हमने। लेकिन उससे पहले ये डेवलप करना, ये बार बार हमारे लिए लिखना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं किसी और से। तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं इसका सोल्यूशन, देखें आप ये कर लें कि इस सारे को डिनोट कर लें आप r से। तो r क्या बनेगा आपके पास 3a - 2b और +4c, और इसमें a b c की वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आपके पास c की वैल्यू। तो पुट करना शुरू करें। 3i - j - 4k, 3i - j और -4k, फिर -2i - 4j और -3k, और एट दी एंड आखिरी है i + 2j और -4k। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नया वेक्टर आपके सामने आएगा। 3 3 = 9i। जो फॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन होती है स्केलर की और वेक्टर की, वो करनी है हमने। यहाँ आ जाएगा 4i + 8j और -4k। आप देखें ith, jth और kth कमेंट्स को इकट्ठा करें, 9i + 4i और +4, तो ये आपके पास बनेगा 9 + 4 13, 13 + 4 क्या हो जाएगा 17, -3j + 8 5j और 5j और +8 कितना हो जाएगा 13j, और -12k + 6k और फिर ये -4k, तो अल्टीमेटली होगा ये -10k। अब जाके हमारे पास वो वेक्टर बना है जिसके पैरेलल हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर आपने इस r असल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे कम्बिनेशन को, ABC के जो कम्बिनेशन है, तो r के पैरेलल जो वेक्टर फाइंड करेंगे यूनिट, वो असल में उसी का होगा जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है ये वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसकी मैग्नीट्यूड से। तो हम लिखते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं साथ ही। मैग्नीट्यूड क्या बनेगी जी, r मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर। ये हो गया 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 100 एंड आपके पास आ जाएगा 69, और 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100। तो ये सारों को अगर ऐड कर दिया जाए 289, 160 एंड 100, तो जो रिज़ल्ट बनेगा आपके पास वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये आ जाएगा आपके पास ऐड होने के बाद 558 मैग्नीट्यूड आ चुकी है। अब हर जो वेक्टर आपके पास ये है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो आपने अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसको डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड पे। हेंस मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर is r cap, r divided by r मैग्नीट्यूड, और r आपके पास देखें क्या है 17i + 13j और -10k, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपके पास √558। हर कंपोनेंट को अलग अलग कर दें, बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ith कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसी तरह jth कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इसका kth कंपोनेंट। ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 6 तक हमारा काम यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ और देखते हैं उसमें फिर हमने क्या करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 7। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट्स हैं और दोनों में एक ही काम करना है आपने। इसमें पहले पार्ट में है फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितनी हो 4 हो, एंड इज़ पैरेलल टू, और वो पैरेलल हो इस वेक्टर के।
पैरेलल होने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन में हो, यानी जिस तरफ ये है उसी तरफ वो भी हो, और लेकिन लेंथ उसकी क्या होगी, 4 होगी। तो हम जानते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स की खास बात ये होती है कि उनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन लेंथ उन सब की क्या होती है, डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन वेक्टर, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर जो होगा वो सेम होगा। तो मैं डायग्रामेटिकली ये आपको बात समझाता हूँ। ये देखें, ये लेट से हमारे पास जो मैं गिवन वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम क्या देते हैं कि ये आर है, इसका नाम आर लेट कर लेते हैं। अब आर का जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हम आर कैप कहते हैं, वो लेट से यहाँ पे है, ये हो गया आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है, इसकी लेंथ 1 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये यूनिट है, और डायरेक्शन ये बताता है आर की। अब अगर मैं कहता हूँ कि इस आर की लेंथ लेट से 1 और 1 2 है फॉर एग्जांपल, तो आर कैसे बनेगा, आर बनेगा 2 टाइम आर कैप। ये इसकी लेंथ और ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं कि ये वाला आर हो। अब अगर मैंने इसी आर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 4 हो, 1 2 3 4, अगर मैंने वो फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वेक्टर फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मुझे आर की डायरेक्शन इस्तेमाल करनी होगी, और इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो 4 टाइम्स आर कैप जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास ये वाला वेक्टर जो हमें चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया हमारे पास। अगर हमें इसके पैरेलल फाइंड करना है तो मैं लेट करता हूँ इसको मैं कहता हूँ लेट आर बी द गिवन वेक्टर। वो कौन सा है, 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब देखें, अगर ये r है, सो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ये हमारे पास होगा 4, उसकी लेंथ होनी चाहिए, और r वाली उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसका मतलब 4 इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब r की डायरेक्शन यानी r का यूनिट वेक्टर, और 4 इंटू आर कैप का मतलब कि लेंथ उसकी कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो बस आगे हमारा काम बिल्कुल इजी है। ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड, यानी r का यूनिट वेक्टर। तो देख लें, यहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। r आपके पास क्या है, 2i माइनस 3j और प्लस 6k। और r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखें, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, नीचे देख लें आप क्या बन सकता है। 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। ऊपर है 2i माइनस 3j और प्लस 6k, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 4। अब ये नज़र आ रहा है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 7 यहाँ से आएगा, 4 पहले से है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 4/7। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो ये लिखा हुआ है। नाउ अल्टीमेटली इसको 4/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8/7i 12/7j और 24/7k। दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये वो वेक्टर है जो r के साथ पैरेलल है, r की डायरेक्शन में है, लेकिन लेंथ कितनी है उसकी, 4। अगर मैं r के ही पैरेलल एक और वेक्टर फाइंड करना जिसकी लेंथ 5 हो तो हम 5r कैप कर देंगे। अगर लेंथ 2 वाला करना हो तो हम उसको 2r कैप कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और थोड़ी समझ लेते हैं। ये तो वेक्टर वो हो गया जो r के पैरेलल था, यानी r के साथ सेम डायरेक्शन में था और लेंथ 4 थी। अगर हम इसी वेक्टर को यूँ लिख लें, लेंथ 4 रखें इसकी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दें इसकी डायरेक्शन लाइक पैरेलल है r के साथ, इसकी अनलाइक हो जाती है यानी एंटी पैरेलल। तो फिर अगर उसका आंसर 4r कैप था तो ये बनेगा -4r कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर फाइंड करना हो तो मेथड वही रहेगा, सिर्फ उसको हम नेगेटिव कर देंगे। और इसका फिर अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी वेक्टर के पैरेलल एक वक्त में 2 वेक्टर्स होते हैं।
एक लाइक पैरेलल और एक अनलाइक पैरेलल, यानी एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। तो अगर हमें ये कहा जाए कि आप दो वेक्टर्स फाइंड करें एक वेक्टर के पैरेलल, तो हमें एक पॉजिटिव लिखना पड़ेगा प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी हमें प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 7.2 का देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट देखें आप। फर्स्ट और थर्ड पार्ट के अंदर जो मैंने बात अभी आपसे कही है, एक तो डायरेक्शन जिसकी अपोजिट हो वो वेक्टर बनाना है, और फिर आपको दो वेक्टर फाइंड करने का कहा गया। तो जो दो वाला होगा वहाँ प्लस माइनस लिखेंगे आप, मेथड बिल्कुल यही वाला होगा, और जिसमें अपोजिट कहेगा उसमें जस्ट आपने नेगेटिव कर देना है उसको। तो ये यहाँ क्लोज करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 10 जो मैंने सिमिलर बताया, जब 10 हम करेंगे तो मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करवा दूंगा। तो क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको u v w 3 वेक्टर्स दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये बात सीखी होगी, पढ़ी होगी कि अगर तीन फोर्सेस क्लोज पाथ बना रही हो किसी ट्राइंगल के अलॉन्ग तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हम मैथ में यही कहते हैं कि अगर ट्राइंगल के साइड्स के अलॉन्ग अगर तीन वेक्टर्स एक्ट करेंगे और वो वन वे राउंड होंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उनका सम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि जब भी थ्री वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग होंगे ना, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास ये तीन वेक्टर्स हैं, कोई भी नेम रख लेते हैं इसके हम। एक मैं कह देता हूँ कि वेक्टर ए है, एक वेक्टर हम कहते हैं बी है, और एक वेक्टर हम कहते हैं सी है। तो या तो अगर ये वन वे राउंड हुए तो याद रखना है कि इन तीनों का जो सम है ये ज़ीरो हो जाएगा। सम से मुराद ये कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा क्लोज पाथ जब भी ये बनाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये तीनों सेम डायरेक्शन में ना हो, तीनों वन वे राउंड ना हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इकट्ठे ना हो। तो अगर ऐसा हो तो फिर ये होगा कि लेट से ए इधर, बी भी, यानी ए और बी दोनों जा रहे हैं अपने एक ही राउंड में, लेकिन सी जो है उसकी डायरेक्शन बजाय इधर जाने के अपोजिट हो जाती है। तो फिर ये बन जाता है हेड टू टेल रूल। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा केस होगा इसका वो ये है कि दो का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग जब भी वेक्टर एक्ट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या सम ज़ीरो होता है या दो वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल होता है, वेक्टर्स का सम। यहाँ देखते हैं कौन सा केस है। ये बड़ा आसान होता है हमारे लिए गैस करना कि इन दोनों में से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके MCQs के लेवल का है, आप फ़ौरन आंसर कर सकते हैं, Z की वैल्यू फ़ौरन बता सकते हैं बग़ैर सॉल्व किए। अब आप ज़रा नोट करें कि U, V और W ये ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग है, U, V और W। अब मैंने वन वे राउंड क्यों बनाया या वन वे राउंड क्यों नहीं बनाना वो देखना है हमने यहाँ पे। अभी मैं इसकी डायरेक्शन तीसरे वाले की नहीं रख रहा, दो की मैं सपोज करता हूँ कि सेम है। तो ये देखें, अगर हम u और v को ऐड करते हैं तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, i, वो ये लिखा हुआ है। अगर हम इन u और v को ऐड करें तो 3j प्लस 3j कितना होता है, 6j। इसका मतलब ये नज़र आ रहा है कि u और v का सम w के बराबर आ रहा है। तो ये फिर केस 2 हो गया, और इसका मतलब अगर u की डायरेक्शन ये वाली है, v की डायरेक्शन ये वाली, w जो है वो उसका अपोजिट हो गया है, यानी ये बन गया हेड टू टेल रूल। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ इक्वल है इसके। तो ये हम समझ गए हैं कि ये केस 2 से रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ये मेंशन कर देते हैं हम, देखें एज u प्लस v जो है वो w के इक्वल आंसर दे रहा है। तो यहाँ से देखें फिर क्या होगा, 4k माइनस के कितना रह जाएगा, k, 4k माइनस के रह जाएगा 3k। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो बात क्लियर होगी, लेकिन हम प्रॉपर भी कर लेते हैं इसको। u हमारे पास है देखें 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और v हमारे पास है माइनस i प्लस 3j और माइनस k, और w हमारे पास है i प्लस 6j और प्लस z के। आप देखें ऐड करते हैं इनको, 2i माइनस i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, 3j प्लस 3j कितना हो जाएगा, 6j, 4k माइनस k क्या हो जाएगा, 3k, और एक तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, i प्लस 6j प्लस
जेड के। दोनों जो कि आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं, वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि उनका हर एक कंपोनेंट इक्वल होगा। तो कंपेयर करें, ith कंपोनेंट ith के बराबर है, jth कंपोनेंट jth के बराबर है, फिर इसका मतलब जो kth कंपोनेंट है वो kth के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पता लगता है कि z जो है वो 3 के इक्वल है। तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपको यहाँ से 3 इक्वल मिलेगा z के। तो ये आ गई आपके पास z की वैल्यू। तो ये MCQs के लेवल क्या वो यहाँ से पता लग गया था कि 4 - 1 इज इक्वल टू z, यानी 4 - 1 3, तो 3 इज इक्वल टू z था। लेकिन ये वैसे हमने प्रॉपर भी इसको करके देख लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगर आप पढ़ लें तो एक आसान सा क्वेश्चन है, और वो आपने पैरेलल शो करना है। आपको याद होगा 7.1 के जो आखिरी 2 क्वेश्चन थे वहाँ भी हमने पैरेलल शो करने वाले क्वेश्चन किए थे। और वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे के इक्वल आए किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर की प्रेजेंस में। तो 7.1 का जो लास्ट क्वेश्चन 2 थे उसमें आइडिया यूज़ हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ। आप थोड़ी सी जहमत ये करें कि क्वेश्चन 10 को एक बार आप पढ़ लें। उसमें पहले जो 3 लाइंस का पैराग्राफ बना हुआ है उसमें उसने पैरेलल वेक्टर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है कि प्लेन स्पेस के अंदर वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं। तो वही जो हमने डेफिनेशन 7.1 में पढ़ी थी वही डेफिनेशन लिखी हुई है, सिर्फ एक बार उसको देख लें। मैं उसके 4 पार्ट्स हैं, कोशिश करता हूँ कि 2-2 करके जो सिमिलर पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट कर लिया जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 10। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम शुरू करते हैं। 10 के बारे में मैंने पहले भी कहा था, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों ने किया था उसके साथ ये मैच करता है, जिसमें आपने याद होगा एक वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड किया जिसकी लेंथ 4 रखी थी। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि लाइक पैरेलल हो तो प्लस करना है, अनलाइक हो तो माइनस करना है। और एक वेक्टर के पैरेलल हमेशा 2 वेक्टर्स होते हैं, एक उसके सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट। तो अगर 2 फाइंड करने हो तो हम प्लस माइनस इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अभी भी हमें कहा गया है फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, सॉरी यूनिट नहीं, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, जिनकी लेंथ कितनी हो 2, और वो पैरेलल हो किसके? इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ दोनों की 2 है और पैरेलल इसके हैं, तो एक लाइक होगा और एक अनलाइक पैरेलल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स आर। ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर होंगे किस तरह के होंगे? देखें, ये होंगे 2 टाइम इसी v का फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और लेंथ कितनी रखनी है 2। अगर एक फाइंड करना हो सेम डायरेक्शन में तो 2 टाइम वी कैप, अगर एक फाइंड करना हो अपोजिट डायरेक्शन में तो -2 टाइम वी कैप। जो अपोजिट वाला है वो इसका 3rd पार्ट है, सी पार्ट, वो आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने 2 फाइंड करने हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, एक लाइक डायरेक्शन में और एक अनलाइक डायरेक्शन में। तो आगे तो काम आसान है। अब देखें +-2 जो है ये बाहर ही रहेगा। वी कैप का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, ये होगा 2i - 4j और +4k। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और फिर +4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर। जो ये बनेगा ऊपर तो आपके पास वही है 2i - 4j और +4k। नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 16 और 4 तो मिलाएं तो ये सारा बनता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये +-2 बाहर लिखा हुआ है, 6 को हम नीचे लिख देते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास बचेगा 2i - 4j और +4k। अब ये 1/3 बनना है कैंसिलेशन के बाद। तो फाइनल जो रिज़ल्ट बना वो बनेगा ±1/3i 2। फिर ये देखें 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4/3, और 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बनेगा 4/3। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन में।
इसके बाद डी पार्ट है। जिस तरह इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और 2-2 करके सिमिलर हैं। जो इसके साथ सिमिलर है उसमें आपने एक वेक्टर फाइंड करना है अपोजिट डायरेक्शन वाला, और जो इसके साथ सिमिलर है यहाँ में कहा गया है कि ए और बी 2 कांस्टेंट्स हैं। ये इसका डी पार्ट है। ए एंड बी आपने फाइंड करने सो दैट द वेक्टर्स 1, 2 और 3 सॉरी 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसी तरह इसमें आपने पैरेलल वाली कंडीशन यूज़ करके 2 ये अननोन फाइंड करने। और जो इसका एक पहला पार्ट है जिसमें आप देखें, जो इससे पिछला पार्ट है जिसमें आप लोगों ने सिर्फ एक फाइंड करना है, तो बी और डी पार्ट सेम है, ए और सी पार्ट सेम थे। ए मैंने करवा दिया, सी आपने करना है, डी मैं करवा रहा हूँ, फिर बी पार्ट आप कीजिएगा। तो ये 2 अननोन हमने फाइंड करने ए और बी, जिनके बारे में हमें कहा गया है। तो अब मैं यहाँ एक बात लिखता हूँ। सबसे पहले तो गिवन वेक्टर्स को लेट कर लें आप। एक का नाम यू रख लें और एक का नाम आप बी रख लें। और आप लिखें कि एज u इज पैरेलल टू v। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान में इक्वालिटी आती है किसी कांस्टेंट की प्रेजेंस में। मतलब ये शो करता है कि वो आपस में उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। तो इस बात को हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इसके ith कंपोनेंट 3 है इसके ith कंपोनेंट की इसके साथ रेशो, इसके jth कंपोनेंट की इसके jth के साथ रेशो, और इसके kth कंपोनेंट की इसके kth के साथ रेशो जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो जो बाकी 2 में तो ए भी इन्वॉल्व है, लास्ट वाली तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 4/2 क्या आ जाएगा, 2, ये बनेगी -2। इसका मतलब ये हो गया कि 3/AB और -1/B भी दोनों किसके इक्वल है, -2 के। तो बारी बारी रखते हैं और हम ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। देखें नाउ एक एक करके आप कंसिडर करें इसको। कंसिडर पहले हम 3/A को रखते हैं -2 के इक्वल, फिर हम -1/B को रखते हैं -2 के इक्वल। तो 1 से आपको यहाँ से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड कर दें और a इधर ले आएँ तो a मिल जाएगा, और यहाँ से आप 2 यहाँ डिवाइड करें, माइनस माइनस कटेगा तो b मिल जाएगा। तो ये आ गई आपके पास a की वैल्यू और ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज तक के लिए इतना काम काफ़ी है। कोई अगर प्रॉब्लम आपको हुआ तो आप जूम की जो लाइव क्लास उसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 7.3 जो है उसका स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।